नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश में साल 2022 के चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां अभी से नजर आने लगी हैं। तकरीबन 24 घंटे पहले काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया और पूर्वांचल की सियासत का केंद्र मानी जाने वाली काशी को प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों करोड़ की सौगात दे दी है। तो दूसरी तरफ यूपी में 2022 के चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी में कार्य समिति की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 2022 की रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान 2022 के लिए पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। कार्य समिति की यह बैठक 4 सत्रों में आयोजित की जाएगी और बैठक का समापन सीएम योगी करेंगे। भाजपा नेता जेपीएस राठौड़ ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर बैठक में चर्चा की जाने वाली है। यूपी सरकार की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने का प्रस्ताव पास होगा। जाहिर है कि 2022 के लिए अगर यूपी में चल रही हलचल को देख लिया जाए तो साफ हो रहा है कि चुनावी तैयारियों में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कार्य समिति की बैठक के जरिए बीजेपी 2022 के चुनाव में अपनी दावेदारी किस तरह से और मजबूत करने की तैयारी में है और विपक्ष इसका जवाब किस तरह देने वाला है, सब कुछ समझने के लिए अगले 1 घंटे की आज हमारी चर्चा होने वाली तमाम बिंदु इसमें शामिल होंगे। बीजेपी का मंथन, विपक्ष में कितनी है टेंशन, इस पर लेकर आज हम मंथन करने वाले हैं, चर्चा होगी और साथ ही विपक्ष से भी यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि 2022 से पहले इन बैठकों का दौर क्या कहता है, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाने चाहिए, चुनाव के लिए विपक्ष की कितनी तैयारी है, 2022 में चुनाव का कितना दांव यहां पर चलने वाला है। आपको बताएं कि बीजेपी की जो कार्य समिति हुई उसमें किस तरह के प्रस्ताव पास हुए, राजनीतिक प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है। सर्वसम्मति से तय हुआ है कि पार्टी पंचायत चुनाव में मिली हार को लेकर, पंचायत चुनाव में मिली जीत को लेकर मेगा इवेंट बनाने वाली है और इसके अलावा वैक्सीनेशन कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय किया जाएगा। कार्य समिति की बैठक में चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। विधायकों का रिपोर्ट कार्ड और उनका स्टेटस लगातार लिया जा रहा है और उस पर मंथन भी चल रहा है। पार्टी को अंदरूनी तौर पर मजबूत करने की तैयारी लगातार हो रही है। इसके लिए भी बीजेपी ने साफ तौर पर संकेत दिया और कार्य समिति बैठक के जरिए अभियानों को रूपरेखा तय की गई है। यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। आपको बताएं कि बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव एक्टिव मोड पर हैं और कांग्रेस बूथ स्तर पर काम कर रही है। लगातार यहां पर कांग्रेस, सपा और बीजेपी एक्शन मोड में है और बीएसपी भी लगातार ट्वीट के जरिए ही सही सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही है। तो यहां पर देखने वाली बात होगी कि हमारे मेहमानों का इस पर क्या मानना है। जो कार्य समिति की बैठक हुई है इसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए उसको लेकर इनका क्या मानना है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर होंगे। गुल्लेश शेख होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए होंगे। अजय अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ होंगे। विनय कुमार सिंह प्रवक्ता सपा के तौर पर होंगे और साथ ही अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ होंगी। इन सब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर इस तरह के प्रस्ताव पास होते हैं बीजेपी की तरफ से तो इनके क्या सियासी मायने निकाले जाने चाहिए। राजनीतिक प्रस्ताव कौन से यहां पर पारित हुए, 4 सालों में कानून व्यवस्था बेहतर हुई, इसे चुनाव में जनता के बीच में रखा जाएगा, यह बीजेपी का साफ प्रस्ताव है। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार की उपलब्धियों का प्रचार किया जाएगा और नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कोविड टीकाकरण कार्यक्रम और खाद्यान्न वितरण योजना को संगठन जनता के बीच ले जाने वाला है कि किस तरह से कोरोना का टीकाकरण बहुत ही अभियान स्तर पर चलाया गया और खाद्यान्न वितरण जिस तरह से किया गया कोरोना महामारी में, यह भी बहुत जरूरी है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको एक बार मैं उनसे रूबरू करा देता हूं। गुल्लेश शेख हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अजय अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। विनय कुमार सिंह प्रवक्ता सपा हैं, आपका भी बहुत स्वागत है और साथ ही मनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुल्लेश जी आपके पास आते हैं। कार्य समिति में तमाम प्रस्ताव पास हुए हैं, इन प्रस्तावों से आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण आप साध पाएंगे? आप आश्वस्त हैं कि जो सीटें जीतने का लक्ष्य आपने रखा है उसको आप इन प्रस्तावों के जरिए पूरा कर पाएंगे? देखिए, कार्य समिति जो होती है प्रति वर्ष होती है और पिछली कार्य समिति हर जगह पर डिले हुई थी क्योंकि कोविड चल रहा था और लॉकडाउन था। तो ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति हो रही है, देश के प्रत्येक प्रांत में प्रदेश कार्य समिति हो रही है और कहीं पर हो चुकी है, कहीं पर होने वाली है, कहीं पर चल रही है। जैसे कुछ दिन पहले मेरे प्रांत मध्य प्रदेश में हो चुकी है और अब जिलों की कार्य समिति चल रही है। खुद मैं परसों नीमच की जिला कार्य समिति की बैठक लेने गया था, उसके बाद मंडलों की होती है। तो ये चीज से कोई जो उत्तर प्रदेश में हो रही है कोई ऐसा नहीं है कि चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही है। पार्टी की रेगुलर प्रतिवर्ष होने वाली एक्सरसाइज है जो हर प्रांत में, हर जिले में और जिले के नीचे जाकर मंडल स्तर पर होना अनिवार्य है। इस बार कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है, इसलिए ये किया गया है कि जो कार्य समितियां हो रही हैं उसमें जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, जो जिले के पदाधिकारी जुड़ रहे हैं, वो ऑनलाइन मोड में जुड़ रहे हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल भी पूरा पालन किया जा सके। वैसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ है और अन्य अन्य प्रांतों में भी यही होता है कि चाहे जेपी नड्डा जी हो या फिर संतोष जी हो, ऑनलाइन
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला की जो कार्य समिति होती है या प्रदेशों की कार्य समिति होती है उनको संबोधित करते हैं। यही हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी देखा। और अंत में यदि हमारी सरकार होती है, जिस प्रांत में अंतिम जो सेशन होता है वह मुख्यमंत्री लेते हैं, जैसे एमपी में हुआ है, दूसरे प्रांतों में हुआ है और हूबहू वहां पर उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। तो ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो पार्टी करती है। और मत भूलिए इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है जो 24/7 365 काम करती है। ठीक है, तो कार्य समिति की बैठक है, ये रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन आपने अभी भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2022 में इससे क्या हासिल हो पाएगा। क्या जिस तरह की आप मंथन लगातार कर रहे हैं, जिस तरह के प्रस्ताव आपने पास किए, लगातार आपके कार्यकर्ता तो जाकर पहले से ही बता रहे हैं ना कि कोरोना में हमने अच्छा मैनेजमेंट किया है। सरकार जब जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें यही जानकारी देती है कि कोरोना में हमने बेहतर मैनेजमेंट किया है, खाद्यान्न वितरण हमने अच्छे से किया है। इसके लिए अगर प्रस्ताव पास किए गए तो कहीं ना कहीं आपके माथे पर भी चिंता तो है ना कि विपक्ष लगातार आरोप आप पर लगा रहा है और कहीं जनता के बीच में गलत मैसेज ना जाए। जैसे अभी जिन प्रांतों में कहीं कोई चुनाव नहीं है, दूर दूर तक चुनाव नहीं है, वहां पर भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास होते हैं। देखिए कोई भी पार्टी, मुझे नहीं पता कांग्रेस कितनी सीरियसली काम करती है, बाकी जितने भी सीरियस दल होते हैं वहां कार्य समिति प्रतिवर्ष होती है और उसका आखिरी पे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन भी पास किए जाते हैं, हाथ उठाकर वोटिंग होकर पास किए जाते हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी होता है। और जो आप बता रहे हैं कि सरकार जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि हमने क्या अचीव किया है और क्या टारगेट सेट किए हैं, ये वाइडर जनता के ऑडियंस के लिए होता है। और प्रदेश की और जिलों की जो कार्य समिति होती है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए होती है, हमारे पदाधिकारियों के लिए होती है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर अजय अरोड़ा भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरह से आपकी तैयारी जमीन पर दिखाई दे रही है और बीजेपी अभी मंथन कर रही है और इनका कहना है कि कार्य समिति की बैठक हमारी होती है, ठीक है, पर ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आपको क्या लगता है तैयारी के स्तर पर आप 2 कदम आगे हैं या 2 कदम बीजेपी आगे है? आलोक जी, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे की बात नहीं है। आपने पूछा तैयारी, बिल्कुल हमारी पूरी तैयारी है। ये तो हमारी पार्टी की लाइन होगी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक, जिस प्रकार से भाजपा के साथी कह रहे थे, इनका आंतरिक मामला है। और जिस प्रकार से बैठक, मैं तो साधुवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। आज उन्होंने बैठक की और बैठक में अपनी नाकामयाबी, जिस प्रकार से कोविड में गंगा किनारे लाशें रही और अस्पतालों में जगह नहीं थी, शमशान में जगह नहीं थी, अस्पताल में जगह नहीं थी, इन्होंने मंथन किया और इन्होंने स्वीकार किया कि मीटिंग होनी बहुत आवश्यक थी। जिस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल की बात की भारतीय जनता पार्टी के साथी ने, और कोविड में जिस प्रकार से अनदेखी की उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से अभी उन्होंने बोला कि हम कोविड का प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे और आदित्य योगी नाथ जी दल के साथ, पूरी टीम के साथ पश्चिम बंगाल गए थे। उत्तर प्रदेश से काफी लोग ले गए थे और कोरोना वहां भी फैला के आए और उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलाया। और जहां तक आलोक जी प्रश्न ये उठता है कि मैं तो कह रहा हूं कि अच्छा हुआ जब जागे जब सवेरा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि रूटीन में एक्सरसाइज होती है, अच्छी बात है। और रूटीन में एक्सरसाइज के साथ साथ उन्होंने मंथन किया कि उत्तर प्रदेश कितना विफल रहा कोरोना काल में, दवाइयां नहीं थी, रेमडेसिविर नहीं था और नाना प्रकार की दिक्कतें आई जो आपने दिखाया। हाँ। बोलिए। हाँ, तो आलोक जी मेरा मानना यह है, जहां तक आपने हमारी बात की, हम तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, डीजल 110 रुपए, 100 रुपए डीजल, 110 रुपए पेट्रोल, और जिस प्रकार से खाने पीने की वस्तु में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की नौकरियां चलेगी ये लॉकडाउन के अंदर, तो इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी है राज्य की, उत्तर प्रदेश की। और हम तो अपनी आवाज उठाएंगे और सकारात्मक सलाह देंगे। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम तो सरकार को बता रहे हैं, सकारात्मक सलाह दे रहे हैं। विनय जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। लगातार जिस तरह से आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति के समापन समारोह को संबोधित किया और साफ तौर पर एक बड़ी बात बोली कि विपक्ष लोगों को भ्रमित कर रहा है। ये वही विपक्ष है जो आज शोर तो मचा रहा है, लेकिन जिस समय कोरोना महामारी के दौर से पूरा देश प्रदेश जूझ रहा था तो इनका कोई भी चेहरा, बड़ा चेहरा सड़कों पर दिखाई नहीं दिया। इस आरोप को आप कितना सही मानते हैं? और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह संकेत दिया है कि जिस तरह से आप उन पर पलटवार कर रहे हैं वो भी पलटवार करने के मोड में आ चुके हैं? आलोक जी,
भ्रमित कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद में भ्रमित है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही और सारी चीजें अभी आपको पता ही है कि किस तरीके से इनके विफलता लाते बहती रही, लोग इलाज के लिए गिड़गिड़ाते रहे, ऑक्सीजन के कमी के वजह से लोग मरते रहे। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की कंफ्यूज है, क्योंकि विगत पिछले समय में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार ही नहीं कर पा रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर हम आगे का चुनाव लड़े। केशव मौर्य जी का बयान आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष कई आपने मीटिंगें देखी, समाधान योजना चला, सारी चीजें। विपक्ष हो या कोई कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज खुद में भारतीय जनता पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है। कभी कहती है कि योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कहीं उसके कार्यकर्ता कहते हैं नहीं। ये इसके विफलता को दर्शाता है कहीं न कहीं। और रही बात जो उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरे कोरोना काल में कहीं दिखा नहीं, तो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा कि किस तरीके से कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी आइसोलेशन में थे। निकलते ही उन्होंने आकर के, उन्हें कुछ पता नहीं था उत्तर प्रदेश के बारे में, उन्होंने कहा कि मौसम गुलाबी है, मौसम बहुत बढ़िया है, ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, कहीं कोई मृत्यु नहीं हो रही है। जबकि लोग अपने बाप के जान की भीख डॉक्टरों से मांगते हुए दिखे, लोग अस्पतालों में इस तरह से गिड़गिड़ाते दिखे, लोग जो है पुलिस वालों के पास गिड़गिड़ाते हुए दिखे। हर तरह उत्तर प्रदेश में एक त्राहिमाम मचा हुआ था, लाशों का अंबार लगा हुआ था। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश का मुखिया जब आकर के कहता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो ये घिनौना मजाक है उत्तर प्रदेश के साथ। यह उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, जिन्होंने अपने बाप, अपनी माँ, अपने बहन, अपने परिवार का सदस्य खोया है, वह उत्तर प्रदेश के मुखिया का ये वक्तव्य भी उन्होंने सुना है और यह घिनौना मजाक से उन्हें वह आहत भी हुए। उसका जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता खुद तैयार है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता लड़ेगी, एक जन आंदोलन, एक जन क्रांति का रूप लेकर के ये उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव होने जा रहा, जो बड़ा ऐतिहासिक होगा। नहीं तो आपके पास मुद्दे क्या रहेंगे? कोरोना महामारी को छोड़कर आपके पास अन्य ऐसे कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिस पर जनता यकीन करे, और जनता अगर खुद एक बार उसका विश्लेषण करे तो ये पाए कि नहीं विपक्ष इसमें सही बोल रहा है, सत्ता पक्ष से यहाँ पर चूक हुई है? देखिए, विपक्ष लगातार सड़कों पर रहा, जनता के बीच में रहा और इनके मंत्रियों की कई फोटोएं भी इन्होंने डाली थी, जो कि अपनी पत्नी के साथ जो है पकौड़ा तलते हुए किचन में कढ़ाई में सेल्फी लेकर के ये इन्होंने खुद सोशल मीडिया पे डाला। नहीं तो इसमें गलत क्या था वैसे? गलत क्या था? प्रश्न तो यही उठेगा ना, जनता भी आपसे पूछेगी ना कि चलिए ठीक है, कोई एक नेता है, क्या उसका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है क्या? ये जनता आपसे उल्टा भी प्रश्न पूछ सकती है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। एक मिनट आलोगी, व्यक्तिगत जीवन अलग होता है। जब हम मर रहे हो तो हमें चिढ़ाने, जनता को उत्तर प्रदेश को चिढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि आप मर रहे हो और हम पकौड़े खा रहे हैं। विनय जी, यही तो देखिए प्रश्न है। जनता ने आप जिस तरह की पोस्ट की आप बात कर रहे हैं ना, मैं एक पत्रकार हूं, हमारी नजर हर तरह के पोस्ट पर होती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पर यह भी प्रतिक्रिया दी थी कि क्या उस समय हर किसी ने खाना छोड़ दिया था क्या? जिस समय महामारी का दौर था, हर कोई अपने घर में खाना तो खा रहा था ना। अब किसी ने अगर एक फोटो डाल दी तो उस पर क्या इतना बवाल होना चाहिए? आलोक जी, खाना सभी लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है किसी ने खाना छोड़ दिया, लेकिन जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में माहौल था, जिस तरीके से लोग जूझ रहे थे कोरोना काल में, और उस समय हम आकर के एक जनप्रतिनिधि होने के बाद इस तरह की हरकत करे तो थोड़ा सा कष्ट होता है। ठीक, आपका मतलब इसमें पक्ष है। गुलेर जी, आप कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, कोरोना के विषय में ये वो लोग बात कर रहे हैं जो के लिए शीर्षस्थ नेतृत्व कहता था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगाऊंगा। जब समाजवादियों की सरकार आएगी, आपके पास आऊंगा। अब हम इस बार अमनप्रीत जी के पास जाएंगे। क्या हुआ कि वो खुद कोविड पीड़ित हो गए,
फिर उसके बाद उनको खुद को बीजेपी की वैक्सीन जिसको कह रहे थे वो खुद लगवानी पड़ी। तो इसको कहते हैं थूक के चाटना। इस थूक के चाटने की वाले लोग जो हैं ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जनता इनको इनकी औकात वापस याद दिलाएगी। लेकिन एक बात बताइए, कोविड-19 जब चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा और कौन से दल का कार्यकर्ता सड़कों पे था, गलियों में था, सेवा का काम कर रहा था? आप देखेंगे एक भी आपको नहीं मिलेगा। तो जनता सब कुछ देख रही है। ठीक है। हम एक बार अब हम अमनप्रीत जी के पास एक बार चलते हैं। अमनप्रीत जी, जिस तरह से आपने देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष का आपस में क्या कहना है, दोनों का दावा यह है कि सड़कों पर हम थे, दोनों का यह दावा है कि हमने बेहतर काम किया है, दोनों का यह दावा है कि दूसरे फेल हैं और हम पास हुए हैं। 2022 में किसका पलटा ज्यादा भारी होने वाला और जनता वास्तव में समझदार होती है? जनता इस बार जब वोट देने जाएगी उसके मन में क्या रहने वाला है, इसमें आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, जो मिशन यूपी है वो कल से शुरू हो गया है। मोदी जी ने बनारस में जाके वहां पे जब यूपी के चीफ मिनिस्टर की इतनी तारीफ करनी शुरू करी, उन्होंने हर चीज में, शायद बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि स्टेज पे हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो किसी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। और कल उन्होंने यूपी सीएम की, आदित्यनाथ योगी की, बहुत खुल के तारीफ करी है। उसका मेन कारण ये है कि ये बीजेपी जो है खुद की समीक्षा की घड़ी इनको लगता है कि आ गई है, और जो इनकी इमेज कोविड के दौरान खराब हुई है, फेरबदल अपनी पार्टी में करने की बजाय ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इमेज इनकी खराब हुई है उसको सुधारा जाए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो नड्डा जी की मीटिंग हुई है, जो कार्यसमिति बैठक हुई है, उसमें सीएम, डिप्टी सीएम भी प्रेजेंट रहे हैं, और उसमें किसान मोर्चा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा को भी बुलाया गया है ताकि इन चीजों पे डिस्कस किया जा सके कि 2022 में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसकी जो रणनीति है वो क्या रहेगी, कैसी रहेगी, अपनी जो बीजेपी की साख है उसको कैसे बचाया जा सकेगा। तो अगर कांग्रेस की और एसपी की देखे जाए और मुलायम सिंह यादव के बेटे की देखे जाए तो उनकी भी कोशिशें ऐसी है कि पहले भी जो यूपी का जो राज ही रहा है उसमें पहले भी गुंडा राज ही रहा है, और अब भी वही इमेज यूपी में बनी हुई है। चाहे कि यूपी के सीएम इस बात की बहुत तारीफ करते हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत कंट्रोल कर लिया है, अभी यूपी में गुंडागर्दी नहीं है, पर अभी हमने जो ब्लॉक समिति के जो ब्लॉक प्रधान के इलेक्शन में हुआ उसको देखा, और पंचायत की इलेक्शन में जो गुंडागर्दी हुई है, जो डीएम के ऊपर भी अटैक करा है, जो पुलिस भी अपनी आप को बचाती हुई नजर आई है, कहीं ना कहीं खुल के सामने आ गया था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी फैलाने में बहुत आगे नजर आ गए थे, और कहीं ना कहीं उनकी वीडियो भी बन गई थी। तो इन चीजों को झुटलाया नहीं जा सकता। तो यही है कि मिशन यूपी अगर शुरू करना है, क्योंकि 2022 में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी जो कॉन्सेंट्रेट कर रही है वो यूपी में कर रही है। तो यूपी में अपनी साथ बचाने के लिए अभी ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसमें देखना लोगों को तो है कि उसमें वो अगर देखें कि बीजेपी राज में उनको ज्यादा सुविधाएं मिली हैं, या फिर उनको पहले मुलायम सिंह या फिर अखिलेश यादव के जमाने में उनको जो सुविधाएं हैं वो मिली है। देखिए आलोक जी, पहले भी गुंडागर्दी ही थी यूपी में और अब भी है। अब तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो होता है ना कि एक लेवल था पहले का, उसको भी क्रॉस कर गई है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्योंकि बहुत समझदार हैं और बहुत इन चीजों को उन्होंने कंपैरिजन भी कर लिया है कि किसके राज्य में गुंडागर्दी कम थी, किसके राज्य में ज्यादा है। तो लगता तो है कि 2022 में वो अपनी समझ से काम लेंगे, और जो सुविधाएं उनको नहीं मिली है कोविड काल के दौरान जो उनका अस्पताल नहीं मिले हैं, इलाज नहीं प्रॉपर मिला है, जो रोजगार के दावे करती है यूपी सरकार और बेरोजगार लोग घूमते नजर आते हैं, लोग अपने रोजगार के लिए, अपनी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर जगह त्राही मची हुई है। तो वो चीजों को मुझे लगता नहीं कि यूपी के जो लोग हैं वो भूल पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका विश्लेषण ये कहता है कि निश्चित रूप से कंपैरिजन होगा। तो आपने 2 कार्यकालों की तरफ आपने एक तरह से संकेत दिया, एक तरफ सपा का कार्यकाल है और एक तरफ बीजेपी का। तो क्या इसके पीछे जाकर जनता को सोचना चाहिए कि मायावती कितनी बेहतर थी? अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से समीकरण फिर और ज्यादा बदल जाएंगे 2022 के। देखिए लोग, अगर मायावती इतनी ही अच्छी होती तो मायावती को दोबारा या तीसरी बार चुन लेते लोग, पर कहीं ना कहीं उन लोगों ने दूसरा मौका अखिलेश यादव को दिया था। लोग कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि हम मौका दे के देखते हैं, शायद ये सरकार अच्छा कर जाए, पर
ये जो सरकारें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीतिक दल कोई भी हो, जब वो सत्ता में होता है तो उनके जो जैसे अभी हम योगी को बोलते हुए देख रहे थे कि दल से बड़ा देश होता है, तो ऐसी ये इनकी सोच होती नहीं है। इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। ऐसे तो कहने के लिए आज नड्डा साहब बोल रहे थे कि 23,000 करोड़ जो यूपी में खर्चा हुआ है। अगर 23,000 करोड़ खर्चा हुआ है तो यूपी में जो हॉस्पिटल बने हैं वो कहाँ गए? यूपी में जो कॉलेजेस और स्कूल बने हैं वो कहाँ गए? यूपी में इतनी अनपढ़ता क्यों है? यूपी में कोविड के दौरान लोग मर क्यों रहे थे? हॉस्पिटल जो आपने बनवाए 23,000 करोड़ खर्चा करके यूपी में, और जो आपने वहां पे सुविधाएं दी हैं, तो उनका लाभ लोगों को क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं लोगों ने अपना ट्रीटमेंट करा लिया? लोग क्यों मर रहे थे? वहां पे शमशान इतने भरे हुए थे, लोग जो इतना मर रहे थे कि उनको गंगा किनारे जलाने की नौबत आ गई। और सरकार ने हमेशा ही जो कोविड के आंकड़े थे उनको छुपाने की कोशिश करी, और जब मीडिया वालों ने ये दिखाया कि गंगा के किनारे पे बहुत सारे शव जो हैं उनका संस्कार किया गया है, तो उनको जेसीबी की खुदाई के द्वारा उनको खोदा भी गया। ये बिल्कुल हमारे संस्कारों के भी खिलाफ जाता है। और ऐसी बात है कि अगर सरकार कुछ गलत करती है, लोग उस पर उंगली उठाते हैं, तो अगर वो अपनी गलती दुरुस्त करते हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वो सरकार का एक अधिकार होता है। पर ऐसा नहीं हुआ। सरकार हमेशा ही जो लोग उनके अगेंस्ट जाते हैं, जो लोग उनकी जो बुराइयां हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनको शीशा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज को हमेशा ही दबाया जाता है। चाहे उसमें कोई कार्यकर्ता हो, चाहे उसमें पुलिस कर्मचारी हो, चाहे उसमें मीडिया कर्मी हो। आपने देखा होगा डीएम को और जो IPS IAS ऑफिसर जो पत्रकार हैं, उनके ऊपर भी गुंडागर्दी जो इतनी बढ़ गई है, उनके ऊपर भी लोग पत्थर लेके भागते हैं, लोग अटैक करते हैं, लोग शूट भी करते हैं, और बहुत सारे ये रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। ठीक है, तो अजय जी, जिस तरह से इन्होंने विश्लेषण किया, इन्होंने एक तरह से ये संकेत दिया कि सभी को लगभग देख लिया गया है, सभी को आजमा लिया गया है, तो इससे तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस एक बन सकता है कि लगभग 30 सालों से आप सत्ता से बाहर हैं, ऐसा कुछ आपके पास हिसाब देने को नहीं है जिसका हिसाब आपसे जनता मांग पाए। तो आप जनता को क्या जाके समझा पाएंगे क्या कि बसपा, सपा और बीजेपी को आपने आजमा लिया? एक मौका कम से कम कांग्रेस को भी दे के देखिए उत्तर प्रदेश में। जन्म तो हो सुजान, तो बिल्कुल हमारा प्रयास जारी रहेगा। और जहां तक अभी अमनप्रीत जी ने बात की, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अभी मैं सुन रहा था आदित्य योगी नाथ जी को, सुरक्षा कवच। मेरा तो सीधा है, सुरक्षा कवच मिलेगा कब? ये वैक्सीनेशन कब तक होगा? सरकार जवाब दे। हम बार बार सरकार से अपील करते हैं, आप वैक्सीनेशन की बात करते हो, सुरक्षा कवच की बात करते हो, और कैसा हाल बना दिया भारत का। क्या ये आज का नया भारत है? अगर आज अच्छे दिन इसको बोलते हैं आलोक जी। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि 31 दिसंबर 2021 तक पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक 18+ के नागरिक को वैक्सीन का कवच मिलना निश्चित है, और ये मिलकर ही रहेगा। इस बात के लिए पार्टी और सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन लुक हु इज आस्किंग कि वो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, जिसके राहुल गांधी ने, श्रीमती प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। यदि लगवाई होती तो फोटो भेजते, क्यों नहीं भेजा? मैं जानता हूं कि शायद ये हो सकता है कि उनको विश्वास है कि वो जो पैक बैक बनी है जो इमरान खान के यहाँ, उससे ज्यादा विश्वास होगा। बीजेपी की वैक्सीन जिसको ये कहते हैं उसको विश्वास नहीं होगा। तो मेरे भाई कम से कम वो भी लगा ले। आपके जो 18-20 करोड़ वोटर थे वो कम से कम प्रभावित होंगे, वो देखकर वैक्सीन लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवा रहे राहुल गांधी? बताओ ना। ठीक है अजय जी, जवाब दीजिए। आलोक जी, जिस प्रकार का दर्द डॉक्टर गुरलेश सिंह जी ने अपना बयान किया, और ये किस दावे से कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया जी ने वैक्सीन नहीं लगवाई? और ये बार बार प्रश्न करते हैं और हम बार बार उत्तर देते हैं कि जितना कानून का और देश का पालन हम करते हैं, भले विपक्ष में हैं, हम सभी नियमों का पालन करते हैं। और अब जब चाइना ने फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5 और गलवान वैली पे जब अटैक किए, जब अंदर आए वो, जब भी हम देश के साथ खड़े रहे, हमने कोई आईना नहीं दिखाया इनको,
हमने कहा हम देश के साथ है, और हमने तो कहा था प्रधानमंत्री जी को, हमने सकारात्मक सलाह दी थी। मैंने कहा अब देखिए चाइना की बात आपने बोली और देखिए उन्होंने उस तरफ से अपना हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि उनको 1960 वाली घटना याद आ गई होगी। उसको छोड़ दीजिए, चाइना को छोड़ दीजिए। एक बहुत ही जरूरी सवाल है मेरे पास आपके लिए, एक बहुत ही जरूरी सवाल है। एक सेकंड गुलेज जी, चाइना पे नहीं जाना हमको, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए 1960 वाले मुद्दे को छोड़ दीजिए। बहुत बार बोला जा चुका है, बहुत बार बोला जा चुका है, छोड़ दीजिए उसको, चाइना को भी। अजय जी एक सेकंड गुलरेज जी एक सेकंड अजय जी सबसे एक सेकंड अजय जी आपसे ये प्रश्न। गुलेज जी मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं ना, थोड़ी देर बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय जी सबसे जरूरी सवाल ये है, साल 2014 तो आपको याद होगा ना, महंगाई उस समय भी थी, कितनी थी, कितने प्रतिशत थी, उस आंकड़े पर न जाके आप एक चीज पर गौर कीजिए, बीजेपी ने उस वक्त महंगाई वाले मुद्दे को ही महाअभियान के तौर पर बदल दिया था। आपके पास भी वैसी परिस्थितियां आज हैं, क्या आप इन परिस्थितियों को भुना पाएंगे 2022 में? जिस तरह से बीजेपी ने तमाम स्लोगनों के जरिए फेसबुक में अभियान चलाकर, ट्विटर के जरिए ट्वीट करवाकर, लोगों से व्हाट्सएप में तमाम वीडियो बनाकर उनको भेजे गए लोगों के पास, इस तरह की प्रक्रिया आखिर कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही? महंगाई तो आज भी है ना, 101 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल बिक रहा है देश में, अब इससे ज्यादा कितना तेल निकलेगा जनता का? लेकिन आप उस तरह से उन चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे जिस तरह से बीजेपी ने किया था? आलोक जी, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे शासन में कहा था और पेट्रोल डीजल पे बात की थी, महंगाई पे बात की। कच्चे तेल का रेट क्या था और आज कच्चे तेल का रेट क्या और वैसे क्या रेट है, हमने तो बार बार सरकार से बोला है, हमने तो अभी भी सकारात्मक सलाह दी है। हमने तो ये बोला है कि इसको आप जीएसटी के दायरे में ले आए, हमने सलाह दी है। अच्छा, जहां तक आपने महंगाई भुनाने की बात की, ये जनता न्याय करेगी आलोक जी, जनता फैसला करने वाली है बिल्कुल, और जनता फैसला करके बता देगी। और जो अभिमान है, अभी गुलेज शेख जी ने सारी बातें की और अपना अभिमान भी दिखाया कि अभी न 3 में न 13 में सारी बातें याद है इनकी बात मैं भूला नहीं, मैं व्यापार करता हूँ, व्यापारी हूँ, और इनकी हर बात ब्याज समेत वापिस दूंगा। और जहां तक प्रश्न है आलोक जी, हमने भुनाने का, हम भुनाने में नहीं, हम काम में विश्वास रखते हैं। और बिल्कुल इस बार महंगाई, आप सरसों का तेल उठा के देखिए, गरीब आदमी। अरे काम तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आप सत्ता में आएंगे, यही तो मेरा प्रश्न है और यही मेरी जिज्ञासा है। जब तक आप इस मुद्दे को उठाएंगे नहीं, जनता को समझाएंगे नहीं, आप सत्ता में आएंगे नहीं, तो आप काम कैसे कर पाएंगे? आलोक जी, हम जनता को पूरा समझा रहे हैं और जनता बड़ी जागरूक है, भारत की जनता बड़ी बुद्धिमान है, अब इनके धोखे में आने वाली नहीं है। अब आने वाले चुनावों में पता लग जाएगा। और जिस प्रकार से चुनावों में गुंडागर्दी करते हैं, अभी पंचायत चुनाव में जो गुंडागर्दी हुई वो सब पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। ठीक है विनय जी, आप लगातार, आपकी पार्टी की तरफ से आरोपों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन जब जब समाधानों की बात आप करेंगे तभी जनता आप पर ज्यादा यकीन करेगी, जनता को ज्यादा यकीन होगा कि अगर अखिलेश यादव कुछ समाधानों के साथ हमारे बीच में आएंगे तभी उनको ज्यादा अच्छा लगेगा वोट देते हुए साइकिल को। आपके पास कुछ समाधान भी हैं या सिर्फ और सिर्फ शिकायतें हैं सरकार की? जी नहीं, शिकायतें नहीं है। शिकायतें हम समाधान क्या, हम जनता के बीच में रहे, उसका परिणाम आपने पंचायत के चुनाव में देखा है। किस तरीके से जनता ने जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नकार करके समाजवादी पार्टी को वोट दे करके सबसे अधिक। अब रही बात जिला पंचायत अध्यक्ष जीतने का, जी आप तो गुंडागर्दी भी टोटी खोलते बंद करते ही रहते हैं डिबेट के दौरान। समाजवादी पार्टी के कभी तो रहने दीजिए ना टोटी को। डरा धमका करके अध्यक्ष का पर्चा न भरने देना, महिलाओं की अस्मिता से खेल करके कमर में कट्टा लगा करके लोगों को उठा लेना, वो सब जनता ने देखा। और समाजवादी पार्टी के गुंडे और देखिए हिंदुस्तान में अखिलेश यादव ने कार्य किया। अब आप ले लीजिए एकाना स्टेडियम ले लीजिए, आप आगरा का सौंदर्यीकरण ले लीजिए, मथुरा का सौंदर्यीकरण ले लीजिए, गोरखपुर में आपका भी उत्तर आ गया। आप भी अपने उन तमाम उपलब्धियों को यहाँ पर गिनाना चाहते हैं जो आपने पिछले कार्यकाल में किया। बीजेपी लगातार इसी बात को लेकर कार्य समिति की बैठकें कर रही है और वो बोल रही कि जो हमने काम किए हैं वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बिल्कुल साफ है, बीजेपी ने जिस तरह से एक बड़ा फैसला लिया है कि हम अपनी योजनाओं को जनता तक लेकर जाएंगे, लेकिन उन सवालों के बारे में बातचीत नहीं की जा रही जो सवाल विपक्ष उठाया गया, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अफवाह या गलतफहमी करार दे दिया गया। वहीं विपक्ष को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपने जो काम पिछले कार्यकाल में किया था उसके हिसाब से जनता ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। तो बात सिर्फ यहीं पर नहीं बनेगी, आपके पास समस्याओं के अलावा समाधान कितने, इस पर भी
चिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस को भी सोचने की जरूरत है कि जिस मुद्दे पर वो सत्ता से बाहर गई थी, क्या उसी मुद्दे के चलते उसी मुद्दे को और भी गंभीरता से उठाकर सत्ता वापसी कर सकती है क्या। लगातार आप सभी जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। सत्ता में किस तरह से परिवर्तन हो सकता है, क्या समीकरण बन सकते हैं, सब कुछ हम आपको समझाने वाले हैं। नमस्कार।